चालू है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके अंडर में हमने संवेदन यानी सेंसेस, जो कि आंख, कान, नाक, जीवा, त्वक, इन पांचों को पढ़ा। उसके बाद हमने प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन को पढ़ा, फिर अवधान या फिर ध्यान, अटेंशन, और ठीक है, ये तीन चीजों को हमने क्लियर कर लिया कल 2 दिन के क्लास में। ये हमने तीन चीजों को कवर कर दिया है। आज हम तीन चीजें पढ़ेंगे, जो कि अधिगम की परिभाषा एवं प्रकार। अधिगम में कौन कौन परिभाषा दी है मनोवैज्ञानिक, और उनके प्रकार अधिगम की, और फिर स्मृति यानी मेमोरी, और फिर चिंतन, बुद्धि, इन सबको आज कवर करना है। जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे। फिर कल ये 4 चीजें रहेंगे, जो हमारे संवेग यानी इमोशंस, चिंता विकृति एंजाइटी है ना, और मानसिक द्वंद्व, मानसिक कुंठा और सामान्य मानसिक विकार, ये कल क्लास में होगा। यानी 2 दिन में, अब 2-3 दिन में कवर हो जाएगा हमारा साइकोलॉजी, ठीक ना। तो आज हमें पढ़ना है अधिगम की परिभाषा एवं प्रकार, स्मृति यानी मेमोरी, और चिंतन, थिंकिंग, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इन चीज को हमें पढ़ना है। सबको समझ में आ गया क्या पढ़ना है? तो हम कर लीजिएगा सभी लोग, और मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग कौन कौन पढ़ लिए है? सब लोग पढ़ लिए है क्या? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ पाया सर, 2 दिन वो फेस्टिवल के चक्कर में नहीं हो पाया है। ठीक है, कल तो आप सभी लोग पढ़ के आइए, ठीक ना, ठीक है सर। क्योंकि लंबा टॉपिक है, बनाया है समझने के लिए, आप लोग पढ़ के आना है। पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अधिगम से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन सभी को? अधिगम, जी सर। हाँ, अधिगम की स्टार्टिंग में थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, बेसिक क्या है तो अधिगम के बारे में, यानी लर्निंग। तो व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति, जो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जो कुछ हमें अनुभव होता है, अनुभूति के फलस्वरूप हुए परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। जो कि आप लोग सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप सीखना या अधिगम कहा जाता है। यह परिवर्तन अच्छा या बुरा भी हो सकता है, यानी हम नेट पास भी कर सकते हैं या फिर फेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया, हमने मनोविज्ञान के लाइन हमने पढ़ाया, ठीक है, पावलोव की थ्योरी पढ़ाई थी अधिगम में, है ना। तो प्रतिपादक है आईपी पावलोव, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के। इन्होंने पाचन क्रिया पर कार्य किया है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है पावलोव जी को। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। जो हमने 3 चीजें पढ़ी थी, जो कि पहले में भोजन दिया जाता है, जो कि स्वाभाविक होता है, फिर स्वाभाविक लार निकलती है, ठीक है, जैसे कि भोजन सामने आया तो ऑटोमेटिकली लार निकलना चालू हो जाती है, स्वाभाविक होता है। फिर उसके बाद कृत्रिम उद्दीपक, आर्टिफिशियल, ये घंटी का आवाज दिया जाता है, लेकिन भोजन के साथ दिया जाता है, तो स्वाभाविक ही है कि लार निकलेगी मुंह से, ठीक है। फिर घंटी कृत्रिम उद्दीपक, अब क्या है कि भोजन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ घंटी बजाई जा रही है, तो कृत्रिम प्रतिक्रिया, ठीक है, अस्वाभाविक है, मतलब लार निकल रही है, कृत्रिम प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलेशन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, भोजन देख रहा है, कुत्ते में लार निकलना चालू होगा। दूसरे पिक्चर में नीचे देखिएगा, घंटी खाना और लार भी निकल रही है। तीसरे पिक्चर में देखिएगा, इसमें लास्ट में देखिएगा, चौथे पिक्चर में, तो घंटी दिखाई दे रही है और लार ऑटोमेटिकली निकल रही है, इसमें भोजन नहीं दिया गया है। फिर भी मतलब 1 वीक तक हम घंटी का आवाज दे रहे थे भोजन के साथ, और फिर घंटी बजाई अगले दिन
तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली लार निकलना चालू हो गया, भोजन तो नहीं दिया, क्योंकि घंटी की वजह से उनको क्या लगा कि भोजन आने वाला है, कुत्ते को लगा, ठीक है, अपने आप लार गई। इनका जो पावलोव का जो शैक्षणिक सिद्धांत है ना, तो इन्होंने शैक्षिक उपयोगिता बताई गई है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में, ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में इन्होंने शैक्षिक उपयोगिता बताई गई कि शिक्षण में क्या उपयोगिता होती है, उनके सिद्धांत का लाभ क्या मिल सकता है बच्चों को, है ना। तो शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, तो शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए, यानी अटैचमेंट, एक दूसरे को जुड़ना चाहिए, वो अनुबंधित होना चाहिए उस विषय के प्रति, ठीक है। जैसे कि क्रम में अनुबंधन का निर्माण किया जाना चाहिए, उनके अभ्यास क्रम में सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, विषय वस्तु पढ़ाई जा सकती है। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए अध्ययनों में से यह स्पष्ट हुआ है कि विलंबित अनुबंधन में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। तो पावलोव के जो सिद्धांत में जो कि हम क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया ना उन्होंने, इनके सिद्धांत का जो बच्चों को लाभ मिलता है, शैक्षिक उपयोगिता में इस सिद्धांत का क्या लाभ हो सकता है, तो बताया गया है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए, जो कुछ विषय वस्तु है बच्चों को उनके प्रति अनुबंधित करना चाहिए, यानी बार बार कुछ होमवर्क देना चाहिए उनको, ठीक है, जिससे कि वो उनका लगाव रहे विषय वस्तु के प्रति, ठीक है ना। क्रम में अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है, इनके सिद्धांत के अनुसार सीक्वेंस में अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है। अच्छी आदतों का भी निर्माण किया जा सकता है, अच्छी आदत आती बच्चों में, अच्छे व्यवहार आते, अच्छे गुण आते। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है, अनुशासित होता है बच्चा, बुरी आदतों और भय इत्यादि से छुटकारा भी मिलता है इनके सिद्धांत से। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए अध्ययनों में से यह स्पष्ट हुआ है कि विलंबित जो अनुबंधन है, विलंबित अनुबंधन में सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, विलंबित होता है अनुबंधन, और समशनिक अनुबंधन में सीखने की गति सबसे मंद होती है, तो क्षणिक होता है उसमें। अब पढ़ते हैं मेमोरी। मेमोरी पढ़ते हैं, मेमोरी में परिभाषा देख लेते हैं कि व्यक्ति का वह संज्ञानात्मक तंत्र यानी कॉग्निटिव सिस्टम जिसके सहारे सूचना को संचित किया जाता है तथा उनका पुनः प्राप्ति किया जाता है ना। हम कॉग्निटिव में क्या करते हैं, सूचना को संचित रखते हैं और उसको पुनः प्राप्ति करते हैं, उसे ही मेमोरी बोला जाता है, स्मृति कहा जाता है। स्मृति की परिभाषा हिलगार्ड और एटकिंसन 1957 में दिया इन्होंने। कहा गया है कि स्मृति वह संरचनात्मक तंत्र है, संरचनात्मक सिस्टमेटिक है, संरचनात्मक तंत्र है जिसके द्वारा हम सूचना को संचित करते हैं तथा उसे पुनः स्मरण में लाते हैं, यानी एक तो ऐड भी करते हैं, है ना, हमारे मेमोरी में, और उसको पुनः स्मरण में भी लाते हैं। आइजेन के अनुसार 1970 में बोला गया है कि व्यक्ति पहले अधिगम की गई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है, यानी पहले जो अधिगम करता है, अधिगम से सूचना को क्या करता है, एकत्रित करता है, और फिर उस सूचना को विशिष्ट उद्दीपकों को यानी स्टिमुलेशन जो विशिष्ट लक्ष्य है, ठीक है, के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है, यानी उसके उत्तर में उसको फिर प्रस्तुत करता है उस सूचना को, यानी किसी प्रश्न का आंसर देता है वो आइजेन के अनुसार। मैकडूगल 1958 में बोला गया है कि घटनाओं और अनुभव की कल्पना करना, जो कुछ घटना है और अनुभव जो कुछ प्राप्त होता है उनकी क्या करना है, कल्पना करना है, और इस सत्य को पहचान लेना कि वह अतीत के अनुभव है ना, और वो क्या है, अतीत यानी पहले हुए हैं, उसको पहचान लेना कि वो अतीत के अनुभव है से है, बोला गया है उनके अनुसार। घटनाओं या अनुभव की कल्पना करना और इन तथ्यों को पहचान लेना कि वह अतीत के अनुभव है, यानी पास्ट टेंस को जानना हमें, ठीक है।
मैकडूगल के अनुसार। यहाँ पर देखिए ये IMP है, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। इसका नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। स्पेंसर ए रेटस 2001 ने अपनी पुस्तक इसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी में स्मृति की 3 प्रक्रिया का वर्णन किया है। कितने? तो 3 प्रक्रिया को वर्णन किया है, जो कि इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। देखिए, इनकोडिंग या रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, यानी कूट संकेतन अथवा पंजीकरण। दूसरा है स्टोरेज, रिटेंशन यानी संचय करना अथवा धारण करना। रिट्रीवल या रिमेम्बरिंग यानी पुनः प्राप्ति अथवा स्मरण करना, पुनः प्राप्ति की जाती है। यानी पुट में कोई कोड में कोडिंग की जाएगी, है ना, कोई सिंबल में हम याद रख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, फिर उस कोड को हम संचय कर रहे हैं, स्टोरेज मेमोरी में रख रहे हैं, और फिर उससे पुनः प्राप्ति कर रहे हैं। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैसेज भी कर दीजिएगा ये सारा पॉइंट को आप लोग। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, कूट संकेतन, संचय, पुनः प्राप्ति, ये आपको याद ही रखना है। देखिए, इनकोडिंग रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन, कूट संकेतन अथवा पंजीकरण बोला जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए, कि किसी सूचना या बाह्य उत्तेजन का प्रत्याशन करके व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या कूट संकेतन के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। हमने बोला ना, यानी कोई कोडिंग में उसको ग्रहण करता है, ये हुआ कूट संकेतन। कूट संकेतन के 2 प्रकार होते हैं, प्रयास युक्त कूट संकेतन यानी बिना प्रयास के जल्दी वो कनेक्ट हो जाने बाद, अविवेचित, उसमें विवेचित नहीं कर रहे, ठीक है, अविवेचित कूट संकेतन। ये 2 टाइप भी आ जाते हैं इसमें कूट संकेतन में। स्टोरेज में देखेंगे, संचय अथवा धारणा में, तो जो कूट संकेतन द्वारा हमने प्राप्त किया ना सूचना, पहले कूट संकेतन द्वारा हम कोड किए, ठीक है, उसके द्वारा जो हम प्राप्त किया जो सूचना, उसे क्या करते हैं वो, एवं उत्तेजना को कुछ समय के लिए संचित करके रखा जाता है। वही जो प्राप्त किया, जो हमने कोड बनाया था, जो प्राप्त किया, तो हम अब स्टोरेज कर रहे हैं उस सूचना को, ठीक है, संचित रख रहे हैं। सूचना को संचित करके रखने के लिए मस्तिष्क में एक विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसे हम क्या बोला जाता है, ध्रुवीकरण। विशेष प्रकार क्या है, ध्रुवीकरण होता है, संपूर्ण क्या होती है, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, कंसोलिडेशन, ठीक है, कहा जाता है इसको, ध्रुवीकरण कहा जाता है। अब रिट्राइवल यानी रिमेम्बरिंग, रिट्राइवल या रिमेम्बरिंग यानी पुनः प्राप्ति। अब जो कोडिंग किया, संचय किया, अब जो संचय किए हैं वस्तु है ना, कोडिंग करके, अब उसको पुनः प्राप्ति में लाना है, यानी पुनः स्मरण में लाना है, यानी उसको अप्लाई करना है एक प्रकार से, है ना। तो जब संचित सूचनाओं को प्रत्याहन कर रहे हैं एवं खोज की जाती है, उसकी जो संचित सूचना है उसका प्रत्याहन किया जाएगा या खोज की जाती है, जिसके आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचय में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है। यानी बहुत से हमारे मेमोरी में पड़ा है ना, सूचना बहुत से पड़ा है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट लगता है, जो विशिष्ट है, उसी जरूरत के अनुसार, है ना, तो उसी को तो हम आगे लेकर आ सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बोला गया कि विशिष्ट सूचना की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोग को, बहुत सिंपल था, हम कर लीजिएगा। स्मृति के प्रकार, हाँ जानकी जी गुड, पूजा जी गुड, ठीक है। स्मृति के प्रकार, श्याम जी। सर जो ये सर बताई गई हैं तीनों चीज, ये 1 by 1 होती हैं या ये इनके प्रकार ही हैं बस? ये 1 by 1 होती है ना, 1 by 1 होती है, जैसे प्रक्रिया है, ये स्मृति वाला प्रक्रिया है, ये स्टेज प्रक्रिया है ये, स्टेप्स। अच्छा, हाँ ठीक है सर, पहले कोई कोड कर रहे हैं, कोई भी हो, है ना,
कभी कभी हम जो, अब इसमें क्या है, पुट में ऐसा भी है कि हमको कोडिंग करना जरूरी नहीं है, प्रयास युक्त बोला गया है ना। यानी आप जैसे कि कोई मूवी देख रहे हो, है ना, कोई मूवी देख लिया तो वो जल्दी से याद रह जाती है उसमें प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब कोई आप 2-4 दिन के बाद, है ना, कोई ऐसी संपर्क, मतलब ऐसी चीजों से संपर्क होता है कि मूवी से रिलेटेड हो, है ना, तो वो अपने आप निकल जाती है फिर वो चीज, ठीक है, वही बोला गया है। तो अब स्मृति के प्रकार पढ़ते हैं। इसमें संवेदी स्मृति है, सेंसरी मेमोरी, जो हम सेंस पढ़े हैं ना, 5 सेंस, उसके थ्रू संवेदी स्मृति। लघुकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़े समय तक ही याद रहता है चीज। और दीर्घकालीन स्मृति में लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी लंबे समय तक, मरने के बाद भी याद रह सकती है, ठीक है ना, या फिर पिछले जन्म का भी याद रहता है। दीर्घकालीन स्मृति लंबे समय तक। संवेदी स्मृति पढ़ते, सेंसरी मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आराम से, ठीक है ना। संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, संवेदन ग्राही अंगों द्वारा, जो कि संवेदन ग्राही जो अंग हमने 5 सेंस पढ़ा ना, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, तो संवेदन ग्राही अंगों द्वारा किसी जानकारी को अत्यधिक कम समय तक याद रख पाने की क्षमता से है। तो संवेदी स्मृति कम समय में याद रख पाने से क्षमता से है। सेकंड तक की संचित रखी जाती है, सेकंड तक भी रखी जाती है संचित। संवेदी स्मृति कूट संकेतन न होने के कारण, कूट संकेतन न होने का यानी कोडिंग भी नहीं किए हमने, ठीक ना, तो कूट संकेतन न होने के कारण सूचनाएं अपने यथार्थ स्वरूप में होती है। तो सूचना जैसे कि वैसे होती है, यथार्थ स्वरूप। इसमें जो संवेदी स्मृति, इसमें 2 टाइप्स आते हैं, मोटा मोटा आप लोग 3 टाइप को तो याद ही रखना है आपको, संवेदी, लघुकालिक और दीर्घकालिक, ठीक है। संवेदी स्मृति में 2 टाइप आते हैं, जो कि प्रतिचित्रात्मक स्मृति, इसको बोलते हैं इकोनिक मेमोरी, या फिर दूसरा है प्रतिध्वनिक स्मृति, या फिर इकोइक मेमोरी। तो प्रतिचित्रात्मक, देखिए प्रति चित्र है, चित्र को देख रहे हैं दृष्टि से, आंखों से, तो किसी उद्दीपक या अधिगम सामग्री को प्रयोज्य या व्यक्ति के सामने से हटा लेने के बाद भी जो क्षणिक प्रतिमा रेटिना पर बनती है, जो हमारे आंखों का रेटिना है ना, क्षणिक प्रतिमा बनती है, उसे प्रतिमात्मक या चाक्षुष स्मृति कहते हैं। इसको प्रतिचित्रात्मक भी बोलते हैं, बहुत से नाम है, ठीक है। प्रतिमानात्मक भी बोला जा सकता है, चाक्षुष स्मृति भी बोला जा सकता है, अभी प्रतिचित्रात्मक भी बोला जा सकता है, जो कि सिर्फ देख रहे हैं अभी हम चित्र कोई भी, ठीक है, किसी का फोटो आप यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोफाइल में फोटो दिख रहा है, बस थोड़ी देर के लिए आपको याद रह रहा है रेटिना पर, इसको बोला जाता है प्रतिमात्मक। उसी तरीके से प्रतिध्वनिक, यानी कोई सुन रहे हैं कोई चीज क्षणिक के लिए, थोड़ी देर के लिए बस याद है उस ध्वनि, वो ध्वनि, ठीक है, ये प्रतिध्वनिक हो गई। इसमें 2 टाइप्स आते हैं संवेदी में। अब पढ़ते हैं लघुकालीन स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें देखिए आप, सूचना अत्यंत अल्प समय के लिए संचित रहती है, बहुत ही कम समय के लिए रहती है। जब हम संवेदी स्मृति में उपस्थित जानकारी पर ध्यान देते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा, जो संवेदी स्मृति में उपस्थित जानकारी पर जब हम ध्यान देते हैं, अथवा दीर्घकालिक स्मृति में उपस्थित की पुनः प्राप्ति का प्रयास करते हैं, यानी जो दीर्घकालिक स्मृति में यानी लंबे समय तक हमें वो याद है चीज, है ना, तो पुनः प्राप्ति का प्रयास करते हैं, यानी उससे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब यह जानकारी अथवा सूचना लघुकालीन स्मृति में प्रवेश पा जाती है। समझ में आ गया? संवेदी को ले रहे थोड़ा बहुत, ठीक है, देखिए इसमें संवेदी स्मृति में उपस्थित जानकारी पर ध्यान दे रहे हैं और दीर्घकालीन में से उस सूचना को लेकर आ रहे हैं, तो उसी को बोला जाएगा लघुकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें वो चीज आ जाती है, जो सूचना है वो आ जाती है लघुकालीन स्मृति में। अधिकतम यह 20 सेकंड तक संचित करके रख पाती है, 20 सेकंड।
इनके भी इन्होंने कार्यकारी स्मृति बोला गया है। तो देखिए इसका क्वेश्चन आ सकता है, लघुकालीन स्मृति को कार्यकारी स्मृति बोला गया है। कार्य करते हैं ना, उसके दौरान लघुकालिक स्मृति बोला गया है, ठीक है, यूज किया गया है। तो हर्म और रुडेनद्रीज 1995 के द्वारा लघुकालिक स्मृति को कार्यकारी स्मृति बोला गया है, कार्यकारी स्मृति बोला गया है। दीर्घकालिक स्मृति, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ते हैं। इसमें लंबे समय तक ठहरती है कोई भी चीज, लंबे समय तक, जिसमें सामग्री घंटों, दिनों, वर्षों या एक जीवन काल के लिए भी संचित रहती है, बहुत देर तक। अपनी उच्चतम क्रियाविधि में दीर्घकालीन स्मृति में अपरिमित मात्रा में जानकारी एकत्रित रहती है। कोई परिमित नहीं, अपरिमित मात्रा, कोई सीमित नहीं है, ठीक है ना। जानकारी एकत्रित रहती है, जैसे कोई विद्वान किसी प्रसिद्ध ग्रंथ के सभी शब्दों को याद रखता है ना। बहुत से हमारे महामुनि हुए हैं, है ना, ऋषि मुनि हुए हैं, जो कि कंठस्थ कर लिए हैं, एक एक शब्दों को जानते हैं। दीर्घकालीन मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति के दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। किनके अनुसार बताया गया है? एंडेल टुलविंग 1985 में दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है घोषणात्मक स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति भी बोला जाता है, और दूसरी होती है, पहला है अघोषणात्मक और दूसरी होती है घोषणात्मक स्मृति। अघोषणात्मक यानी इसमें अचेतन, जो हमारा अचेतन अनकॉन्शियस माइंड्स में होती है, ठीक है। दीर्घकालीन जो मेमोरी होती है अघोषणात्मक वाले, जो कि अचेतन दीर्घकालीन स्मृति होती है, जो इन पिछले अनुभव के प्रति सचेत है ना, जो हम बोलते हैं ना दुख दंभी जो इच्छा होती है अनकॉन्शियस माइंड में, पिछले अनुभव भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अनुभव के प्रति सचेत जागरूकता के बिना विशेष प्रकार के कार्य को करने में सहायता करती है। तो अनुभव के प्रति सचेत जागरूकता के बिना विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए ये सहायता करती है अघोषणात्मक मेमोरी, प्रक्रियात्मक मेमोरी। और घोषणात्मक मेमोरी क्या होती है कि स्मृति का वह रूप जिस पर हम रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों में सबसे अधिक निर्भर होते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर रहे हैं ना, वही एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी पर डिपेंड है, और जिसके बारे में हम सबसे आसानी से प्रतिबिंबित कर सकते हैं, वह घोषणात्मक स्मृति। यानी अब रोजमर्रा की जिंदगी वही काम करना है, तो वो तो याद ही रहेगा दीर्घकालीन तक, यानी ये घोषणात्मक स्मृति हो गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। प्रकार में किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो या फिर थंब कर लीजिएगा। सर ये अघोषणात्मक नहीं समझ में आया। ठीक, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सर कोई एग्जाम्पल देके थोड़ा बताएंगे, समझ में आया। ठीक है, अघोषणात्मक स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति, इसमें बोला गया है कि अचेतन दीर्घकालिक स्मृति होती है, जो इन पिछले अनुभव के प्रति, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो पिछले अनुभव के प्रति सचेत जागरूकता के बिना विशेष प्रकार के कार्यों को करने में सहायक होती है। यानी इसमें बोला गया है कि जो पिछला जो अनुभव है ना, उसको आपको उस पर फोर्स नहीं देना पड़ रहा है आप लोग को, क्योंकि दीर्घकालिक है, आपके वो कॉन्शियस माइंड्स में ऑलरेडी बैठी हुई है, अचेतन माइंड में, ठीक है। तो बिना उसको सचेत किए, जागरूक किए, ठीक है, अपने आप वो आ जाती है सामने, यानी विशेष प्रकार कार्य करने में सहायता होती है। यानी आप जो कार्य करना चाहते हो विशेष प्रकार का, ठीक है, उसमें ये हेल्प करती है। पिछले अनुभव बोला गया ना, देखिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं समाधि का, ठीक है। समाधि का एग्जांपल है, अब योगी पहले का एक्सपीरियंस लेकर आया है दूसरे जन्म में, है ना, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, अब उसकी जो पहले का जो अनुभव लेकर वो अपनी साधना चालू रख रहा है। तो वो क्या हो रहा है, अपने आप वो साधना आ रही है, उसमें कोई उसमें जागरूकता के बिना, कोई जागरूकता नहीं, उसमें उस अनुभव के प्रति कोई सचेत नहीं कर रहा है, उसमें ज्यादा फोर्स नहीं दे रहा है, अपने आप वो फिर उस साधना में बैठ गया ना, तो अपने आप वो फिर पहले के लक्षण आ जा रहे हैं।
ठीक है, विशेष कार्य करने के लिए सहायता होती है। शालिनी जी ये सर आ गया समझ में। ठीक ना? सर मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है तो, और वो अपने हाँ। आप ही जैसे ड्राइविंग वगैरह ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ड्राइविंग करते हैं तो अपने आप ही करने लगते हैं, या बहुत समय बाद साइकिलिंग नहीं, करते हैं ऐसा। ये देख, ये पिछले वाला है, क्योंकि घोषणात्मक में आ जाएगा, क्योंकि हम हर रोज ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर घोषणात्मक में, अच्छा। तो वो हमारे सचेतन माइंड में बैठ गई है, मतलब चेतन माइंड है ना। तो यहाँ पर देखिए ना, जो कि हम स्मृति वह रूप है, इसमें जो घोषणात्मक है कि रोजमर्रा की जिंदगी में गतिविधि में सबसे अधिक निर्भर होते हैं किस चीज पर, जिसके बारे में हम सबसे आसानी से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम्पल है वो इसमें बन जाएगा घोषणात्मक। ओके सर। स्मृति के उन्नयन की विधियां है, मेथड। वुड्रो 1927 में बोला गया है वुड्रो के द्वारा कि स्मृति को उन्नत बनाने के लिए 7 तरीके निम्न बनाए गए। तो देखिए हमारे मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, तो यथासंभव होल मेथड से डिस्ट्रीब्यूटेड से सीखना चाहिए, है ना। होल पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स लेकर आना चाहिए, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, संपूर्ण से अंश तक सीखना चाहिए। सीखते समय अपने आप को जांचते रहना चाहिए। हम सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को जांचते रहना चाहिए कि हाँ याद है या नहीं मुझे, है ना, क्या हम भूल गए, इसको जांचते रहना चाहिए। तीसरा है विषय के सदृश अंकों को संगठित करके तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करना सीखना चाहिए। यानी विषय के सदृश अंकों को संगठित करना चाहिए, यानी हम जैसे बोलते हैं ना, कोई कोड बना लेते हैं, है ना, कोई अंक के फॉर्म में हम उसको संगठित कर लेते हैं क्योंकि याद रह जाए, ट्रिक्स वगैरह बना देते हैं, है ना। तो और उससे सामंजस्य करके स्थापित करते हैं, उससे भी हम अच्छे से सीख पाते हैं। विषय को उसका अर्थ समझकर सीखना चाहिए। तो अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो फिर वो विषय नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो अर्थ समझकर सीखना चाहिए। सीखते समय सतर्कता भी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीखते समय सतर्कता तथा मानसिक एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। हमारा जो मन है पूरा एकाग्रता होना चाहिए उस चीज पर। अपनी स्मृति शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। हमारी जो स्मृति शक्ति उस पर विश्वास भी रखना चाहिए, नहीं तो हमें याद ही नहीं हो रहा है, ऐसे बोलेंगे तो फिर विश्वासघात हो जाएगा, है ना। तो विश्वास भी रखना चाहिए कि हाँ हमें याद हो सकता है, हम करेंगे, प्रयास करेंगे। गौण साहचर्य 7 नंबर है, गौण साहचर्य सेकेंडरी एसोसिएशन का प्रयोग करना चाहिए। गौण साहचर्य का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेज बताए गए, 7 तरह के बताए गए जो कि हम मेमोरी को उन्नत बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। ये हो गया। अब चिंतन पढ़ते हैं, ठीक है, चिंतन को कवर कर लेंगे। चिंतन यानी थिंकिंग। इंग्लिश 1980 के अनुसार बोला गया है कि चिंतन के 4 मुख्य अर्थ होते हैं। थिंकिंग, ठीक है। तो कोई प्रक्रियात्मक कार्य जो मुख्यतः प्रत्यक्षात्मक नहीं है, ठीक है, तो इसमें प्रत्यक्षात्मक नहीं होता है ये चिंतन। जो प्रक्रियात्मक कार्य है जो मुख्यतः प्रत्यक्षात्मक नहीं होता है, चिंतन होता है वो। समस्या का समाधान ही चिंतन है। तो समस्या का समाधान ही क्या है, चिंतन है, जो कि प्रत्यक्षीकरण न होकर मुख्यतः विचार होता है। प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, विचार होता है, ठीक है। विचार करते, थिंकिंग, सोचते हैं। किसी समस्या में निहित संबंधों को समझना, किसी समस्या में निहित संबंधों को समझना अथवा उन पर विचार करना। आंतरिक मुखवाणी व्यवहार से मिलाया जाता है। जो आंतरिक जो मुखवाणी होती है उनसे मिलाया जाता है ना, यानी अंदर ही अंदर हम सोच रहे हैं, आंतरिक मुखवाणी से। चिंतन की परिभाषा कोलिंस एवं ड्रेवर के अनुसार चिंतन परिस्थिति के प्रति चेतन समायोजन है। तो कोई भी परिस्थिति के प्रति क्या है, तो चेतन समायोजन है, कॉन्शियस माइंड, ठीक है, चेतन समायोजन है कॉन्शियस माइंड के थ्रू। चिंतन के प्रकार पढ़ लेते हैं।
टाइप ऑफ थिंकिंग। तो जिम्बार्डो तथा रूप 1977 में चिंतन के दो भागों में बांटा है, ठीक है। चिंतन कितने भागों में बांटा है इन्होंने, जिम्बार्डो तथा रूप ने दो भागों में, जो कि एक होता है स्थली चिंतन, उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक थिंकिंग। दूसरा होता है यथार्थवादी चिंतन, जो कि रियलिस्टिक थिंकिंग होता है। स्थली चिंतन देख लेते हैं आर्टिस्टिक थिंकिंग क्या होती है। तो देखिए, जिसका संबंध कल्पनाओं से होता है, व्यक्ति की इच्छा तथा विचार ही कल्पनाओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरण विभिन्न प्रकार के स्वप्न तथा इन स्वप्नों में देखने वाले दृश्य, साथ ही व्यक्ति की अभिलाषा, है ना। सिर्फ क्या कर रहे हैं, कल्पना ही कल्पना कर रहे हैं। स्वप्न में होता है ना, हम ऐसे बनेंगे वैसे करेंगे, जो चाहे मन, सिर्फ कल्पना ही कल्पना। कभी कभार ऐसे भी होता है, जागृत अवस्था में भी करते हैं, ये करना है वो करना है, कुछ तो करते नहीं है ना, तो ये काल्पनिक होती है चीजें। इसको बोला जाता है स्थली चिंतन। स्थल है ना, काल्पनिक। यथार्थवादी चिंतन देखिए, ये बड़ा अच्छा है, रियलिस्टिक थिंकिंग, यही तो चाहिए। देखिए इसमें देखिए कि नई समस्या की खोज करके उसको पहचानना, तो क्या किया जाता है, नई समस्या की खोज की जाती है यथार्थवादी चिंतन में। समस्या के संकेतों का अर्थ समझना, जो कुछ समस्या के संकेत आ रहे हैं उसका अर्थ समझना। अतीत के अनुभव का स्मरण करना, जो पिछला वाला जो अनुभव है उसका स्मरण करना। अतीत के अनुभव का लाभ उठाकर उनके आधार पर कल्पना करना, यानी अतीत में क्या कुछ घड़ा है उसका लाभ लेना है। इसलिए तो बोलते हैं ना, कभी कभार एक्सपीरियंस किसी चीज का है ना, जैसे अभी आज पुष्पलता मैम अपना एक्सपीरियंस बताइए ना, तो पिछले भी बातें से हम सीखते हैं, तो उसका अनुभव उठाकर हमें लाभ लेना चाहिए उस चीज का, ठीक है ना। परिकल्पना के आधार पर नियम खोजना तथा नियमों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचना। तो जो कुछ हम परिकल्पना कर रहे हैं, कल्पना जो कर रहे हैं परिकल्पना, ठीक है, उसके आधार पर क्या कर रहे हैं, नियम खोज रहे हैं, कोई नियम बना रहे, खोज रहे, उस नियम के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप लोग रिसर्च में पढ़े होंगे। यथार्थवादी चिंतन निम्न भागों में विभाजित किया गया है, जो कि 3 टाइप में बताया गया है, ठीक है। 2 टाइप में हमने देखा था ना, स्थली चिंतन, स्थली में काल्पनिक होता है, बस एक ही ध्यान रखना, कल्पना, स्थली में कल्पना। और दूसरा में यथार्थ, यानी यथार्थवादी चिंतन, यही ध्यान रखना, समस्या की खोज। बेसिक 2 पॉइंट ध्यान रखना, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अब यथार्थवादी चिंतन में 4 टाइप आते हैं, सॉरी 3 टाइप आते हैं, जो कि अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग। अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग पढ़ते हैं, इसमें निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। एक होता है आगमनात्मक और एक होता है निगमनात्मक। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है, निगमनात्मक चिंतन, निगम कोई निकाल रही चीज, ठीक ना। इसमें व्यक्ति बहुत सारी जानकारी तथ्यों का विश्लेषण करके किसी एक उत्तर को पढ़कर जानकारियां अपने लिए एकत्रित करते हैं, फिर उपयुक्त जानकारी तक पहुंचा जाता है। यानी पहले क्या करता है व्यक्ति, तथ्यों का विश्लेषण करके एक उत्तर को पढ़ता है और अपने लिए एकत्रित करता है, ठीक है, एक जानकारी को एकत्रित करता है और फिर उपयोगी जानकारी तक पहुंचता है, थोड़ा थोड़ा करके मेन निष्कर्ष तक पहुंचता है। गति परिशुद्धता तर्कना का विशेष महत्व है। इसमें जो गति होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, परिशुद्धता भी प्राप्त होती है, एक एक शुद्धि किया जाता है, त्रुटियों को दूर करते जाना होता है। तार्किक होता है, तर्कना का विशेष महत्व होता है। इसमें प्राथमिक उद्देश्य कम से कम समय में सर्वश्रेष्ठ तार्किक उत्तर तक पहुंचना होता है। तो कम से कम समय में सर्वश्रेष्ठ तार्किक उत्तर तक पहुंचना होता है अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग में। अब अवसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका जो प्रतिपादन सर्वप्रथम जायपॉल गिलफोर्ड ने दिया, अवसारी चिंतन को किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु विभिन्न जानकारियां व साक्ष्य व तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यानी किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न जानकारियां एकत्रित की जाती है। स्वतंत्र व शैक्षिक होता है, ये जो सारे चिंतन होता है ये स्वतंत्र व शैक्षिक होता है।
इसका प्रयोग सामान्यतः ओपन इंडेक्स प्रश्नों के समाधान के लिए किया जाता है। ओपन इंडेक्स प्रश्न यानी क्लोज इंडेक्स नहीं है, ठीक है। क्लोज में क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसी में से आपको आंसर देना है, और ओपन इंडेक्स में उसमें उस आंसर में आप जोड़ घटाव कर सकते हो, अपने मन से कुछ दे सकते हो, ठीक है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है और क्लोज में नहीं होती है, ठीक है। रचनात्मक चिंतन पढ़ते क्रिएटिव थिंकिंग, ये बड़ा अच्छा है, ठीक ना। देखिए चिंतन की एक सकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति दिए गए तत्वों में कुछ नए तथ्य जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचता है, यानी कुछ क्रिएट करता है, नया चीज खोजता है, दिए गए तथ्यों में कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष निकालता है। जैसे विज्ञान में होता है ना, साइंस में, साहित्य में, कला में का विकास रचनात्मक चिंतन का ही परिणाम है। तो इसमें जो विज्ञान में जो कुछ विज्ञान में है ना प्रयोग वगैरह कर के दिखाया जाता है ना, नया नया चीज सामने लेकर आते हैं, तो ये जो विज्ञान साहित्य कला का जो विकास होता है ना, ये रचनात्मक चिंतन का ही परिणाम है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है ना। क्रिएटिव थिंकिंग यानी चिंतन की एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति दिए गए तत्वों में कुछ नए तथ्य जोड़कर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, यानी क्रिएट करता है कोई चीज, तथ्य में निष्कर्ष तक पहुंचता है। जैसे रचनात्मक चिंतन का ही परिणाम है, जो कि होते हैं ना नए नए सर वॉइस फंस रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर आ गए हैं, क्योंकि वॉइस ब्रेक सर आ गए हैं क्या?